अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा आज से ये मैराथन क्लास स्टार्ट हो गया है। सो ये हमारा मैराथन क्लास का वीडियो है। सो अब हम लोग मैराथन क्लास कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक पूछा गया है, इसमें 2 टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहले टॉपिक दिया हुआ है वृद्धि और विकास का परिचय। ठीक है, वृद्धि और विकास का परिचय। वृद्धि और विकास का क्या है? परिचय है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सो देखते हैं। शारीरिक वृद्धि आकार में वृद्धि है, यानी कि जो शारीरिक जो वृद्धि होती है आकार, उसमें वृद्धि है। ठीक है, विकास कार्य और क्षमता में वृद्धि है। विकास कार्य और जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं अत्यधिक आनुवंशिक पोषण और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि ये जो दोनों प्रक्रिया होती है ये जो है अत्यधिक आनुवंशिक और पोषण और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। ये सब उसी पर जो है डिपेंड रहती है। जैसे जैसे बच्चे शारीरिक और भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं, कुछ आयु आधारित समूहों को परिभाषित करना उपयोगी होता है। जैसे जैसे जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं, कुछ आयु आधारित समूहों को परिभाषित करना उपयोगी होता है उनका। ठीक है, इसलिए निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो निम्नलिखित है इसमें शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह है नवजात। नवजात नवजात ठीक है, नवजात जन्म से 1 माह तक जो बच्चा रहता है ये नवजात, ये हमारा जो अवस्था है, सब बच्चों का अवस्था है। हमारा जो बच्चे का ये सब हमारा अवस्था है। अवस्था देख लीजिए कौन कौन सा बच्चे का होता है। सबसे पहला होता है जन्म। नवजात जन्म से 1 महीने तक, यानी कि अगर आपका बच्चे का जन्म होता है 12 दिसंबर को, ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए आज ही होता है उसका जन्म, तो वो 5 जनवरी 2023 तक जो है वो नवजात रहता है। ठीक है, और 6 जनवरी से वो क्या हो जाएगा? 6 जनवरी से वो हो जाएगा शिशु। सो फ्रेंड्स, अब दूसरा जो हमारा है 2 नंबर जो है वो है शिशु। शिशु में बच्चा 1 माह से 1 वर्ष तक जो है वह शिशु रहता है। 1 माह से 1 वर्ष तक बच्चा जो रहता है वह शिशु रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा तो ऐसे हर कोई एक बहुत छोटे 1 महीना के बच्चे को भी छोटा बच्चा कहता है, लेकिन छोटा बच्चा 1 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद होता है बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा किसको कहते हैं? तो ये बड़ा बच्चा, ये देखिए बड़ा बच्चा कहते हैं 5 से 10 साल के जितने भी बच्चे रहते हैं उनको कहते हैं बड़ा बच्चा। उसके बाद आता है हमारा किशोर। किशोर बच्चा कौन सा है? यानी किशोर अवस्था। आपने किशोर अवस्था जो है 11 से 17 वर्ष किशोर बच्चा, 11 से 17 वर्ष और 11 वर्ष से 17 से 19 वर्ष तक, यानी कि 11 वर्ष से 17 और 19, यानी 11 से 19 साल तक वो जो है किशोर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो 11 से उतने टाइम तक किशोर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो किशोर अवस्था में रहता है, अपने किशोर में। सो फ्रेंड्स, ये किशोर अवस्था। तो हमारा फ्रेंड्स हमने अपने पहले टॉपिक को तो ध्यान में रख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग थोड़ा आगे अभी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पढ़ने जा रहे हैं। वृद्धि और विकास का अर्थ तथा परिभाषा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले वृद्धि और विकास का अर्थ तथा परिभाषा। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के भिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों के कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर जो है मानव यानी कि इंसान के जो बॉडी रहता है उसमें जो अलग अलग टाइप के अंग रहते हैं उनके विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है। सॉरी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के फ्रेंड्स, व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। यानी कि व्यक्ति का जो ये सब शारीरिक अंगों का विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के जो अंग रहते हैं उसमें परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, इसी तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि, आकार और भार में वृद्धि। ठीक है, इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशी की वृद्धि भी शामिल है। इस प्रकार का जो वृद्धि है इसमें व्यक्ति की मांसपेशी की वृद्धि भी शामिल है। उसके बाद आता है वृद्धि की परिभाषा। वृद्धि की परिभाषा क्या है? ठीक है, वृद्धि की परिभाषा हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो व्यक्ति और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। जो हर्बर्ट सोरेनस ने जो है उन्होंने शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, संकेत करते हैं। एच.वी. मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन का आना है, दूसरा प्रमाण संख्या है। ठीक है, एच.वी. मेरिडिथ के अनुसार जो है वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव का आकार में परिवर्तनों का आना है, दूसरा प्रमाण संख्या है। ठीक है, दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है, यानी कि दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। तीसरा प्रमाण है कि जो मानव का हड्डी होता है उसमें परिवर्तन होना, बदलना। फ्रेंड्स, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो गई है। परिवर्तन होना। ठीक है, चौथा प्रमाण है हृदय, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोनों और स्थिति में परिवर्तन का होना। चौथा जो प्रमाण है, जो चौथा सबूत है वो है कि हृदय, हार्ट, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोनों और स्थिति में परिवर्तन का होना। पांचवा, फिफ्थ सबूत जो है वह है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन होना। सापेक्षिक आकार में परिवर्तन होना नहीं, सिर्फ सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है, यानी कि जो सिर रहता है वो टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। सापेक्ष में वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। जो सापेक्ष है उसमें वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए, जैसे कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। हम लोग को मालूम है कि जो मानव की वृद्धि होती है वो निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण बनता है तथा उसकी कोशिकाओं में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। यानी कि विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण बनता है तथा उसी की कोशिकाओं में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती। जो वृद्धि होती है या शारीरिक वृद्धि या शारीरिक वृद्धि जो है वो निरंतर नहीं होती है। ठीक है, इसकी गति एक जैसी नहीं होती, इसकी जो गति रहती है वो एक जैसी नहीं होती है। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। जो वृद्धि की गति रहती है उसमें परिवर्तन यानी कि बदलाव आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है तथा उसके पश्चात यह रुक जाती है। किसी विशेष समय तक जो है वृद्धि होती है, उसके बाद उसके पश्चात ये रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि एक विशेष पद्धति पर तथा आंतरिक रूप से होती रहती है। वृद्धि एक विशेष पद्धति पर तथा आंतरिक रूप से जो है होती ही रहती है। होती रहती है। ठीक है, शिशु काल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है। यानी कि जो शिशु काल होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 माह से 1 वर्ष तक शिशु होता है, तो वही शिशु काल में यानी 1 माह से 1 साल तक उसमें वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है, यानी उसमें लेकिन ये जो बाद में है धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। वृद्धि धीमी मतलब स्लो हो जाती है, कम नहीं, स्लो हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अनंत क्रिया से होती है। जो वृद्धि होती है ये वंशानुक्रम और वातावरण की अनंत क्रिया से होती है। ठीक है,
फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। यानी कि जो फ्रैंक है उन्होंने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे किया है? उपर्युक्त विवरण से वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं। उपर्युक्त जो इधर विवरण दिया हुआ है इससे वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। पहला है हमारा, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। यानी कि जो वृद्धि होती है उसी से जो व्यक्ति होता है वो बड़ा होता है और उसी से व्यक्ति भारी होता है। हमारा दूसरा है, वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। हम वृद्धि को मात्रा के रूप में भी मान सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा है, वृद्धि की सामान्य पद्धति नहीं होती, न कि अलग अलग व्यक्तियों में। वृद्धि की जो सामान्य पद्धति होती है ठीक है, और अलग ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। ठीक है। अब चौथा है, वृद्धि निश्चित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। यानी कि वृद्धि जो रहती है निश्चित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। हमारा पांचवा है, वृद्धि निरंतर नहीं होती। यानी कि वृद्धि निरंतर नहीं होती। अभी मैंने बताया था आपको कि जो वृद्धि होती है ये निरंतर नहीं होती है। ठीक है। छठवां है, वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती। यानी कि वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। हमारा उसके बाद वाला जो है वो यह है 7वां नंबर है, वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है। यानी कि वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। फिर उसके बाद रुक जाती है, फिर उसके बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। 8वां है, वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि जो है वो आंतरिक रूप से होती है, डेवलपमेंट आंतरिक रूप से होती है। ठीक है। उसके बाद 9वां है, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। जो स्त्री होते हैं उसमें स्त्री यानी कि औरतों में जो पुरुष होते हैं उनकी अपेक्षा में वृद्धि तीव्र होती है। ठीक है। 10वां है, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अनंत क्रिया से होती है। यानी कि वृद्धि जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अनंत क्रिया से होती है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। उसके बाद हमारा 11वां है, शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो शिशु काल रहता है 1 माह से 1 साल तक, उसमें वृद्धि तीव्र होती है, उसके बाद धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। अब हमारा 12वां है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। यानी कि जो शारीरिक वृद्धि होती है और मानसिक वृद्धि होती है इनका आपस में बहुत गहरा, मतलब आपस में इनका गहरा संबंध होता है, बहुत। ठीक है, गहरा संबंध होता है आपस में। हमारा 13वां है, जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। जब कद में वृद्धि होती है ना तो हमारा भार कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है जब कद में वृद्धि होती है तो। ठीक है। 14वां है, स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है। हमारा 15वां है, शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल है। यानी कि हम लोग मानसिक वृद्धि के अपेक्षा शारीरिक वृद्धि को देखना जो है सरल होता है। ओके, वृद्धि को देखना सरल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, विकास का अर्थ। ठीक है, विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, विकास का अर्थ जान लेते हैं। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। यानी कि जो विकास शब्द होता है वो उन्नति से संबंधित परिवर्तन की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। जो मानव का आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधित सुधार आ जाते हैं। कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। सॉरी, मतलब कि मैंने संबंध बोल दिया लेकिन संबंधी होगा। ओके, संबंधी सुधार आ जाते हैं।
अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। जो विकास रहता है वह परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, जो अधिकतर शारीरिक विकास रहता है वो शारीरिक विकास रहता है वो शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, वृद्धि और विकास के इन बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। वृद्धि और विकास के जो इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। जशील्ड, टेलफोर्ड और शॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। यानी कि जशील्ड, टेलफोर्ड और शॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हरलॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। यानी कि हरलॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताएं का उदय होता है। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताओं का उदय होता है। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष स्पेशल अपना प्रकृति होती है। प्रकृति, ठीक है, प्रकृति गलती से प्रकृति होती है। ठीक है, इसमें बोल दिया गलती से। सो ये जो है विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। यानी विकास की भी एक अपनी निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। ओके, वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं। ठीक है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है। यानी कि होता ही रहता है। ठीक है, होता रहता नहीं है, होता ही रहता है। ओके, सो फ्रेंड्स, जो है ये हमारा ये जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु जब तक नहीं आ जाए तब तक विकास निरंतर होता है। ठीक है, वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। वास्तव में जो विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। ठीक है, इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। इस दृष्टि से विकास का जो अर्थ है वह वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। विकास के जो विस्तृत अर्थ है उसी में वृद्धि शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। जो विकास रहता है वो गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या बौद्धिक हो। वो चाहे कि परिवर्तन, वो बदलाव सामाजिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो या फिर बौद्धिक हो। ठीक है, सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ ही चलती है। सामान्यतः जो है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ ही चलती है। इस प्रकार विकास की प्रकृति निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। जो इस प्रकार हमारा विकास की जो प्रकृति हो निम्न, ये सबसे निम्न दिया हुआ है, निम्न दिया हुआ है, इसी सब तथ्य निम्न तथ्य दिया हुआ है, गलती से बोल दिया, निम्न तथ्य दिया हुआ है, इसी से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, पहला है विकास की निश्चित पद्धति होती है। जो विकास होती है उसकी निश्चित पद्धति होती है। ठीक है, विकास की निश्चित पद्धति होती है। ठीक है,
विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। अभी मैंने आपको बताया था और फर्स्ट वाला भी बताया था कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। ठीक है, विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जन्म से मृत्यु तक विकास निरंतर चलता है, वृद्धि की तरह रुकता नहीं। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास जो है वो सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास का जो अर्थ है वो ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। जो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया है वो साथ साथ ही चलती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हो गया हमारा। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं ये CDP प्रश्न है सभी CTET और राज्य TET परीक्षा 2022 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, ईद के आवेगों और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में रक्षा तंत्र व्यक्ति की मदद करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ए दिया हुआ है सुपर रेगो निर्देश, बी है डेथ डिटेक्टर, सी है लेट इंस्ट्रक्ट, बी है डेथ इंस्ट्रक्ट और डी जो है वो हमारा सी तो लेटना डी है अचेतन मन। ठीक है, तो हमारा आंसर सही होने वाला है एक। आप लोग इसे याद कर लीजिए कि जो ईद के आवेगों और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में रक्षा तंत्र व्यक्ति की मदद करता है सुपर रेगो निर्देश से। ठीक है फ्रेंड्स, सुपर रेगो निर्देश से मदद करता है। सो फ्रेंड्स, आपको जो है इस CDP के क्लास में मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ा दूंगा, ये टाइम मिलेगा तो, वरना यही टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो पढ़ चुके हैं। हमारा जो सेकंड है ये क्वेश्चन नंबर 2, न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए एक खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकते हैं। जो न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए एक खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकता है। तो इसमें ए फर्स्ट दिया हुआ है चेतना, 2 दिया हुआ है बेहोशी, 3 दिया हुआ है अवचेतन और डी दिया हुआ है सुपर रेगो। इसमें का सही होगा ए, यानी कि चेतना। न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए एक खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकते हैं, तो वो है चेतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, एक युवती अपने पति से लड़ने के बाद अपने माता पिता के घर लौट आई ताकि उसके माता पिता उसे बेबी कर सके और उनकी हर इच्छा को एक बच्चे की तरह पूरा कर सके। यह एक उदाहरण है। ए दमन, बी प्रतिगमन, सी निर्धारण और डी प्रतिक्रिया गठन। इसका सही होगा बी, यानी कि प्रतिगमन। ठीक है, एक युवती जो है अपने पति से लड़ने के बाद अपने माता पिता के घर लौट आई ताकि उसके माता पिता उसे बेबी कर सके और उसकी हर इच्छा को एक बच्चे की तरह पूरा कर सके। यह एक उदाहरण है प्रतिगमन का। ठीक है, प्रतिगमन का यह एक उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये आप लोग जहाँ पे माता पिता के घर को आप लोगों का शादी हो जाता है तो आप लोग मायके भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे आपका पति का घर होता है उसको आप लोग ससुराल बोलते हैं। ये तो आप लोग भी बोलते हैं क्या, ससुराल, जहाँ पे शादी है पति के घर को अपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिक विकास की अंतिम अवस्था है ए फालिक स्टेज, बी जेनिटल स्टेज, सी ओरल स्टेज और डी एनल स्टेज। तो ये पूछा है कि मनोविज्ञान विकास की अंतिम अवस्था यानी मनोविज्ञान विकास की अंतिम अवस्था कौन सा है, तो होगा सही बी नंबर, यानी कि जेनिटल स्टेज मनोविज्ञान विकास की अंतिम अवस्था होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिगमंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विकास के पहले 3 चरणों यानी जीवन के 5 या 6 साल की अवधि को गठन के लिए निर्णायक माना है। ए इंटेलिजेंस, बी व्यक्तित्व, सी भावना, डी अहंकार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, मनोविज्ञान बोल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक था। सो इसका सही होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व। ठीक है,
सिगमंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विकास के पहले 3 चरणों यानी जीवन के 5 या 6 साल की अवधि को गठन के लिए निर्णायक माना है। व्यक्तित्व को, ठीक है, व्यक्तित्व को नहीं, व्यक्तित्व ओके फ्रेंड्स, व्यक्तित्व इसका सही होगा, माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, सुपर अहंकार के बराबर है जिसे आमतौर पर अधिक जाना जाता है। ए विवेक, बी व्यक्तित्व, सी कामेच्छा, डी संकीर्णता। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ए नंबर यानी कि विवेक। सुपर अहंकार के बराबर है जिसे आमतौर पर अधिक जाना जाता है विवेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा रखा है, फ्रायड के अनुसार नकारात्मक ओडिपस को प्लेस का कारण बन सकता है। ए विषमलैंगिकता, बी समलैंगिकता, सी संकीर्णता, डी बधियाकरण। तो इसका सही होगा बी नंबर यानी बी नंबर इसका सही होगा, समलैंगिकता। फ्रायड के अनुसार नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है समलैंगिकता, ठीक है, समलैंगिकता। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, विकासात्मक चरणों का विचार फ्रायड से उधार लिया गया था। ए जीव विज्ञान, बी समाज शास्त्र, सी नृविज्ञान और डी भौतिकी। तो इसका सही होगा जीव विज्ञान, ठीक है। विकासात्मक चरणों का विचार फ्रायड से उधार लिया गया था जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 है, सपने मांग या इच्छाओं से उपजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए बेहोश, बी जागरूक, सी अचेतन, डी मृत्यु वृत्ति। तो इसका सही होगा ए नंबर यानी कि बेहोश, ठीक है, ए नंबर बेहोश। सो फ्रेंड्स, मैराथन क्लास अब से आपकी स्टार्ट हुई है, तो जो भी नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब मैराथन क्लास वॉच करने के लिए, ठीक है। ए होगा, ठीक है, बेहोश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है, कर लीजिएगा फ्रेंड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, इसी तरह आपकी अब होगी इस तरह से बहुत ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा रखा है, एक विशेष पुस्तक में फ्रायड ने त्रुटि के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और बीच के संघर्ष में त्रुटियों का स्रोत पाया। ए अहंकार और सुपर ईगो, बी अचेतन इच्छा और सचेत सेंसरशिप, सी सचेत इच्छा और बेहोश सेंसरशिप, डी अहंकार और अचेतन। तो इसका सही होगा बी अचेतन इच्छा और सचेत सेंसरशिप। एक विशेष पुस्तक में फ्रायड ने त्रुटि के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और बीच के संघर्ष में त्रुटियों का स्रोत पाया, अचेतन इच्छा और सचेत सेंसरशिप, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है। ए सभागार, बी होम, सी खेल का मैदान, बी होम यानी घर, ठीक है, सी खेल का मैदान, और डी स्कूल और कक्षा पर्यावरण। तो इसका सही होगा डी यानी कि स्कूल और कक्षा पर्यावरण। जो जगह यहाँ पे बच्चा के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है वो है स्कूल और कक्षा पर्यावरण, ठीक है। 12वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ए शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, बी कंपनी की आवश्यकता, सी प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, डी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सही होगा उत्तर 1, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, गलत से उन्मूलन होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माइंड मैपिंग से तात्पर्य है। ए दिमाग की तस्वीर खींचना, बी दिमाग की कार्यप्रणाली पर शोध करना, सी समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक, डी एक साहसिक कार्य के लिए योजना। सही होगा बी यानी कि दिमाग की कार्यप्रणाली पर शोध करना, ठीक है। माइंड मैपिंग से तात्पर्य है दिमाग की कार्यप्रणाली पर शोध करना, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। ए मीडिया मनोविज्ञान, बी शैक्षिक मनोविज्ञान, सी शैक्षिक समाजशास्त्र, डी सामाजिक दर्शन। सही होगा बी शैक्षिक मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान। ओके फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका स्तरीय दिया जाता है, ए कोहलबर्ग, बी स्किनर, सी पियागेट और डी पावलोव। तो सही होगा सी पियागेट। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है पियागेट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इरफान खिलौनों को तोड़ते हैं और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करते हैं, तुम क्या करोगे? ए इरफान को खिलौने से कभी ना खेलने दे, ठीक है, बोलिए कभी ना होगा, ठीक है। बी हमेशा कड़ी निगरानी रखें। सी उनकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित करे और उनकी ऊर्जा को चैनल करे। डी उन्हें समझाए कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। सही होगा सी नंबर, यानी उनकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित करे और उनकी ऊर्जा को चैनल करे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, एक बच्चा रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले जाती है, बच्चा रोता है। ए सामाजिक चिंता के कारण, बी भावनात्मक चिंता के कारण, सी अजनबी चिंता के कारण, सी अलगाव की चिंता के कारण। तो सही होगा बी, यानी कि भावनात्मक चिंता के कारण एक बच्चा रोना शुरू करता है, गोद ले लेती है। तो एक बच्चा रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले जाती है, तो बच्चा रोता है किस वजह से? भावनात्मक चिंता के कारण रोता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, एक बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित हो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अवधारणा भावनात्मक रूप से आदेशित है। बी अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। सी अवधारणाएं प्रकृति में पदानुक्रमित नहीं है। डी अवधारणाएं व्यक्तिगत नहीं है। तो सही होगा बी, अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। ठीक है, एक बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न है, यह सही है। ठीक है, अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? ए भावनाएं, बी विचार, सी ध्यान, डी धारणा। तो सही होगा ए भावनाएं। जो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? तो भावनाएं नहीं है संज्ञान का घटक। ठीक है, 20वां क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से अंत विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्रों को भिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष विषयों के लिए अरुचि विकसित करने की संभावना कम है। बी शिक्षकों को पाठों और गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति है। सी छात्रों को कई संदर्भों में नए सीखे ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने के अवसर दिए जाते हैं। डी पारंपरिक पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने वाले आवश्यक विषयों की बहुलता से शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना कम होती है। तो सही होगा सी, यानी कि होगा कि निम्नलिखित में से अंत विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्रों को कई संदर्भों में नए सीखे ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने के अवसर दिए जाते हैं, यानी कि इनको जो नए सीखे ज्ञान होते हैं उनको सामान्य बनाने और लागू करने के अवसर दिए जाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे तो पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैराथन क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आप इसी तरह मेरे चैनल पे दिमागी कसरत यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट करते रहिए।